हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। आज के सेशन में हम यार पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें हमने क्या देखा है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट 2 चैप्टर हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एक और चैप्टर था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो आपका जो इसका बैकग्राउंड था वो कैसे था। तो ये 2 चैप्टर हमने पहले वीडियो में देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड देन हमने प्रम्बल वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। एंड देन कल भी हमने एक पॉलिटी की वीडियो की थी, जिसमें हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो अगर ये सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इनको देख लेना। यहाँ से आपको अपने सीजीएस और एनडीए एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है, हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से भी आपके 2 चैप्टर्स जो हैं आपके लक्ष्मीकांत के, वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी आपका होता क्या है? तो डीपीएसपी की यार देखो फुल फॉर्म होती है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, जो हम आपने शायद पहले पढ़ा नहीं होगा, लेकिन सुना तो होगा ही। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी हम आज ही के लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी वो ड्यूटीज़ होती हैं जो आपके सिटीजन्स के लिए होती हैं, सिटीजन्स को परफॉर्म करनी होती हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब फंडामेंटल आपकी ड्यूटी है, आप मानो या ना मानो, आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती। वो क्या होती है? बस एक मोरली होती है, ठीक है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होती। आपके सिटीजन्स की ड्यूटी है नेशनलिज्म की मतलब पेट्रोटिज्म की फीलिंग्स ऐसे वगैरह डेवलप करना, ओके, ब्रदरहुड की भावना बनाना। ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं कुछ आपकी सिटीजन्स के लिए, ठीक है, लेकिन वो सिटीजन्स के ऊपर होती है, वो उनको माने या ना माने। ऐसे ही आपकी होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है? इनको आप समझते हो, ये आपकी सरकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, पर आपकी स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता है किसके लिए होती है? देश के लोगों के लिए होती हैं, पीपल्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो डीपीएसपी होती है वो फंडामेंटल ड्यूटी होती है आपकी स्टेट की। अब ये स्टेट क्या है भाई? ठीक है, तो स्टेट यार आपकी कोई भी ऐसी पब्लिक बॉडी जिसके पास पावर है, ठीक है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 13 में। आर्टिकल नंबर 13 है हमारा, जिसमें बोला बताया गया है कि आपकी जो स्टेट है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो हम बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये जो स्टेट है ना यहाँ पे, ठीक है, इस स्टेट की डेफिनेशन, या फिर हम मैंने बोला कि जो डीपीएसपी होती है वो आपकी स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। तो ये स्टेट क्या है? तो ये स्टेट की डेफिनेशन भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 13 में दी गई है कि स्टेट आपका क्या होता है। स्टेट आपकी कोई भी पब्लिक बॉडी होती है जिसके पास पावर होती है। पब्लिक बॉडी, ठीक है, जिसके पास क्या होती है? पावर होती है। तो कौन कौन सी वो पब्लिक बॉडीज हैं जिसके पास पावर होती है? तो उसमें आती है आपकी हमारी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। हमारा स्टेट लेगिस्लेचर, म्यूनिसिपालिटीज, म्यूनिसिपालिटी के बारे में भी तो उसके पास भी तो पावर होती है ना। उसके अलावा जो आपकी गांव में पंचायत होती है, वो भी आपकी किस में आती है? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही आती है। और इसके अलावा जो भी आपकी स्टैचुरी बॉडीज होती हैं, ठीक है, स्टैचुरी बॉडीज, ये भी आपकी पब्लिक बॉडी है, इनके पास भी क्या होती है? थोड़ी बहुत पावर होती है। तो ये स्टैचुरी बॉडीज, ये सारी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी स्टेट्स है ना आपकी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, स्टैचुरी बॉडीज, इनके ऊपर कुछ ड्यूटीज होती हैं जो कि इनको निभानी होती हैं, लेकिन बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये ड्यूटीज, इन्हीं ड्यूटीज को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, अब असली टेक्निकल मीनिंग इसका समझते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी लेके आती है, ठीक है, स्टेट का मतलब आपकी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोई म्यूनिसिपालिटी, पंचायत, या फिर कोई स्टेचुरी बॉडी कोई पॉलिसी लेके आती है,
तो पॉलिसी मतलब आपका कोई भी लॉ, तो किसके लिए लाती है? वो लोगों के लिए लाती है ना। तो वो लोगों के लिए जब भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाती है ना, तो उसमें ना उसको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो पॉलिसी है ना, वो लोगों के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिसीज देश के लोगों के लिए तो होती हैं, और लोगों के ही अगेंस्ट जाएंगी तो उन पॉलिसीज का फायदा क्या है। ठीक है, तो वही बातें, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक स्टेट को पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते टाइम, उन्हीं बातों को या उन्हीं रेगुलेशंस को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब वो प्रिंसिपल्स जो किसी स्टेट को डायरेक्ट करते हैं जब वो अपने लोगों के लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, उन ड्यूटीज को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब ये जो डीपीएसपी है, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, नॉट बाइंडिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि सरकार इन पॉलिसी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे। ठीक है, इनको इग्नोर भी कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो यार एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट के ऊपर भी। ओके, तो भी पढ़ते हैं। डीपीएसपी प्रिंसिपल्स आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू 51। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट कहाँ पे है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में प्रेजेंट है। ठीक है, 4A में, सॉरी आई थिंक 4 में ही है। 4A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। डीपीएसपी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक हमारी प्रेजेंट है डीपीएसपी। ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्होंने ना ये आइडिया लिया था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी होनी चाहिए। तो वो हमने अडॉप्ट किया था फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि ये देखो, ये डीपीएसपी तो बहुत सही चीज़ है, इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये आइडिया बोरो किया था आयरलैंड से, और आयरलैंड वालों ने ये आइडिया बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब स्पेन से। मतलब इंडिया ने डीपीएसपी का आइडिया उठाया कहाँ से? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने ये आइडिया उठाया था स्पेन से। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो पूछता है कि कौन से पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 4 में है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इंडिया ने आयरलैंड से इनको अडॉप्ट किया था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है। उसके अलावा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, B.R. अम्बेडकर जी, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन्होंने डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया था एज नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये स्टेटमेंट किसकी है। तो डीपीएसपी को नोवल फीचर बताया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। The phrase directive principles of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। वही मैं जो आपको समझा चुका हूँ। मतलब इसमें वो आइडियल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट को ध्यान में रखने होते हैं पॉलिसीज और लॉज को फॉर्मुलेट करते टाइम। उसके अलावा दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस टू द स्टेट। ये केवल क्या होती है? आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं, और आपकी स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी, जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें एक एक्ट पढ़ाया था, एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी डीपीएसपी इसमें भी कंटेंट थी, बस उसमें ना उसका नाम अलग था। उसमें इस डीपीएसपी का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उस टाइम पे ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब तो थे नहीं। तो उस टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए थी? उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस थी आपके गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल क्या करता था? गवर्नर जनरल इंडिया के लोगों के लिए पॉलिसी लेके आता था। ठीक है, पॉलिसी लेके आता था। तो क्या करता था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, वो डायरेक्ट करती थी गवर्नर जनरल को, और इन डायरेक्शंस को उस टाइम पे बोलते थे आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और आज के टाइम पे इनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट,
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि एक नॉन जस्टिसेबल होते हैं, मतलब अगर इनको सरकार इनको ध्यान में ना भी रखे तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब कोर्ट्स के द्वारा अगर इनका मतलब सरकार के द्वारा अगर इनका वायलेशन हो जाए तो आप कोर्ट्स के द्वारा इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट तो आपके जस्टिसिएबल होते हैं। अगर आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो आप कोर्ट में जाके अपने क्या कर सकते हो, उसको एनफोर्स करवा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके नॉन जस्टिसेबल होते हैं। हेल्प कोर्ट्स इन एग्जामाइनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। लेकिन कोर्ट्स ना इनको यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। मतलब सरकार के ऊपर कोई रस्ट वो नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है कि सरकार को डीपीएसपी फॉलो ही करनी ही पड़ेगी, और आप उसके अगेंस्ट सरकार को कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। लेकिन कोर्ट के पास ये पावर होती है कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी लॉ को डिटरमाइन करने में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, तो उस केस में वो डीपीएसपी की हेल्प ले सकता है। ये इसका मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ना उनके अलग अलग टाइप होते हैं, तो वही देखते हैं उनकी क्लासिफिकेशंस। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई टाइप प्रेजेंट नहीं है कि बताओ इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये टाइप है, इसका ये टाइप है। नहीं, बस वो हमने ना आइडियोलॉजीज के बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है अपने पास से। लेकिन ये टाइप्स ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पूछ लेगा कि क्या आपके डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशंस में क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई नहीं किया है। वो बस हमने अपनी हेल्प के लिए, ठीक है, जो सेम आइडियोलॉजीज के प्रिंसिपल्स थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया, बाकियों को अलग कैटेगरी में। ठीक है, तो इस हिसाब से ना हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है आपकी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सेकंड है आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स, थर्ड है आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो अभी एक एक करके इन तीनों क्लासिफिकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आपकी वो डीपीएसपी आती हैं जो कि आपकी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हैं, या फिर जिनमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आप में रिफ्लेक्ट होती है। अब बात आती है कि ये सोशलिज्म है क्या? व्हाट इज द सोशलिज्म? आपने सुना तो बहुत होगा। तो ये सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म आपकी वो प्रैक्टिस होती है जहाँ पे अ, हर टाइप के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, इक्वल ट्रीट किया जाता है हर किसी को, चाहे कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो। ठीक है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जो मतलब मनी और जो लैंड वगैरह जो रिसोर्सेज है ना, वो सब में ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कोई भी आपका रिच या फिर पुअर उसमें रहेगा ही नहीं। तो सोशलिज्म वो होता है मतलब सबके लिए इक्वल लॉज, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सब कुछ इक्वल। ठीक है, सभी लोग एक एक दूसरे से इक्वलिटी बना के रखें। ठीक है, वही प्राइवेट सेक्टर को ट्रीटमेंट मिले, वही अपना पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, कोई छोटा बड़ा छोटा ना हो। उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है, और जो सोशलिज्म की इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं जो प्रिंसिपल्स, उनको हम बोलते हैं अपना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो उसमें आपके कौन कौन से आते हैं जरा देख लेते हैं। तो उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7, और जिसमें इसमें आपके 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि आपके सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहली डीपीएसपी है हमारी। अब ना ये डीपीएसपी हैं जितनी भी हम पढ़ेंगे ना, इनको ध्यान से पढ़ना। आपको ना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये एज इट इज वहाँ पे लिख देगा। ठीक है, एज इट इज लिख देगा कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। बताओ ये क्या है? क्या ये एक डीपीएसपी है?
या ये फंडामेंटल राइट है या फिर ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसे लिख के दे देगा आपको और पूछेगा कि बताओ ये क्या है। तो इनको ना ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपकी डीपीएसपी है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड। ये क्या कहती है? एक कहती है कि स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट मतलब सरकार, क्या ड्यूटी है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय justice, social, economic, and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. मतलब कि लोगों में वेलफेयर को प्रमोट करना और उनको जस्टिस दिलाना। कैसा? उनको लोगों को सोशल जस्टिस दिलाओ, इकोनॉमिक जस्टिस दिलाओ, पॉलिटिकल जस्टिस दिलाओ, और जो उनके बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है ना, कौन सी इनइक्वालिटीज़? इनकम इनइक्वालिटीज़, स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़, उन इनइक्वालिटीज़ को कम करके सबके बीच में इक्वालिटी लेके आई जाए। तो वही आपका, ये तो वही सोशलिज्म की डेफिनेशन ही हो गई। ठीक है। तो पहली डीपीएसपी क्या कहती है? सरकार की ये ड्यूटी है लोगों का वेलफेयर के लिए काम करना, उनको जस्टिस दिलाना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके बीच में, इनकम को लेके, स्टेटस को लेके, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, उन सारी इनइक्वालिटीज़ को कम करना। और ये डीपीएसपी मेंशन्ड है हमारे आपके आर्टिकल नंबर 38 में। आर्टिकल नंबर 38 में ये मेंशन है। ये ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये भी याद रखना है कि ये डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में है और कब ये ऐड की गई थी, ये भी दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरा डीपीएसपी क्या है? दूसरा डीपीएसपी है आपका सरकार का, ठीक है, कि सरकार की ड्यूटी है क्या? टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स। सभी सिटीजन्स के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब उनके जीने के साधन उनके लिए सिक्योर करना। ठीक है। द इक्विट दूसरी ड्यूटी क्या है? दूसरी ड्यूटी ये है, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी, द कॉमन गुड। मतलब जो भी रिसोर्सेज है ना हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी में, ठीक है, या फिर लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा दे दिया, दूसरे को कम दे दिया, नहीं, सबके भले के लिए आपके रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपका क्या है? ड्यूटी है आपकी गवर्नमेंट की। ठीक है। अब ये ना एक ही फंडामेंटल ड्यूटी है, सॉरी एक ही डीपीएसपी है ये, इसके अलग अलग आपके 6 पार्ट हैं। पार्ट ए देख लिया आपने, पार्ट बी देख लिया आपने, नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी कहता है कि ये सरकार की ड्यूटी है क्या? द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कि एक ही लोग के पास सारी की सारी वेल्थ कंसंट्रेट ना हो जाए, मतलब सारा का सारा धन एक ही लोग जमा ना कर ले, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करने के साधन है, वो एक ही इंसान या एक ही पार्टी या एक ही कॉर्पोरेट के पास जमा ना हो, वो एक ही अपने सब कुछ अपने घर में ना भर के बैठ जाए। ये ड्यूटी है किसकी? आपके गवर्नमेंट की। ठीक है। नेक्स्ट आपकी ड्यूटी है, आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इक्वल पे सिक्योर करना मेन और वुमेन के लिए फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। तो आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अगर मैन और वुमेन अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट आपकी आपकी नहीं, मतलब आपकी सरकार की नेक्स्ट ड्यूटी है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट द पॉसिबल अब्यूज। जो आपके वर्कर्स होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को बनाए रखना। ठीक है। और जो फोर्सेबल अब्यूज़ होती है ना, उनसे उसको बचाए रखना। ठीक है। जो फोर्स लेबर वगैरह जो करवाई जाती है ना इनसे, मतलब जो बच्चों से और वर्कर से, उनसे लोगों को बाहर निकालना और उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखना, ये भी आपकी गवर्नमेंट की क्या है? ड्यूटी है। और नेक्स्ट आपका पार्ट है, इसका 6th पार्ट क्या है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है आपका टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये भी आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक है।
तो ये 6 के 6 पार्ट आपके आर्टिकल नंबर 39 में आते हैं। ठीक है, ये वाली डीपीएसपी आती है आपके आर्टिकल नंबर 39 में, और जिसमें जो आपका ये एफ वाली फंडामेंटल ड्यूटी है ना, कि बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, इस डीपीएसपी को ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, तो ये दोनों ना कंफ्यूजिंग है, 44th और 42nd, तो इनके बीच में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका, ठीक है, ये 1976 में आया था, और 44th अमेंडमेंट एक्ट ये आपका 1978 में आया था। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो इनके ईयर में ही होता है बच्चों को। ओके, तो ये दो आपकी डीपीएसपी हो गई सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड। नेक्स्ट आपकी थर्ड ड्यूटी क्या है गवर्नमेंट की? थर्ड ड्यूटी है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, कि सबको इक्वल जस्टिस दिलाना और गरीबों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि आपके अगेंस्ट कोई भी केस हो जाता है और आपके पास पैसे नहीं होते, तो क्या होता है भाई, आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपको ना सरकार की तरफ से गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, ना। तो उसी आपकी डीपीएसपी के अंदर ये होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गरीबों को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड करना, जो कि आपकी डीपीएसपी है अंडर आर्टिकल नंबर 39A, और इसको भी ऐड किया गया था गाइस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नेक्स्ट ड्यूटी है, क्या है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। मतलब काम करने का अधिकार सिक्योर करना। भाई तुम्हारे पास काम करने का अधिकार है, ठीक है, तुम्हारे पास पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है तुम्हें? ये सरकार की ड्यूटी है कि तुम्हें तुम्हारे काम करने के अधिकार से वंचित ना रखा जाए, तुम्हें एजुकेशन से दूर ना रखा जाए। ठीक है, और क्या है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। अगर आप बूढ़े हैं, आप बीमार हैं या आप डिसेबल हैं, तो भी आपको एक पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। ये भी किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 41। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है? नेक्स्ट मतलब ड्यूटी मतलब डीपीएसपी, आप समझना ना, मैं बार बार आपको ड्यूटी ही बोलूँगा। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट मैं जब भी बोलूँ तो समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी डीपीएसपी। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्यूटी क्या है आपकी गवर्नमेंट की? टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब जो काम करने की जो कंडीशंस होती है ना, उनको ह्यूमेन रखा जाए। कई बार क्या होता है ना, वर्कर्स से इन ह्यूमेन कंडीशंस में काम कराया जाता है। मतलब वो कंडीशंस जिनमें काम करना पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे काम कराया जाता है। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो न्यूज़ आ रही थी कि कतर में फुटबॉल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के वर्कर्स से इन ह्यूमेन कंडीशंस में काम लिया गया। ठीक है, तो ये आपके ना गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उन इन ह्यूमन कंडीशंस को ख़त्म करके और अच्छी कंडीशंस काम करने की तैयार की जाए। और जो मदर्स होती हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने, मतलब जो मदर्स होती हैं, उनको मैटरनिटी रिलीफ दी जाए। ठीक है, मतलब मैटरनिटी रिलीफ का मतलब है मतलब जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो उनको क्या होता है ना, उनको हॉलीडेज, छुट्टियां दे दी जाती हैं। ठीक है, और उनकी सैलरी वगैरह में कोई कट ना किया जाए, उसको हम बोलते हैं मैटरनिटी रिलीफ। तो ये भी आपकी एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल नंबर 42। ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थी। नेक्स्ट ड्यूटी है टू सिक्योर ए लिविंग वेज, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers। जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए एक कम से कम एक मिनिमम वेज सिक्योर करना, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। ठीक है, उनका एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनको बना के देना, उनको सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज देना। ये भी आपकी डीपीएसपी है अंडर आर्टिकल नंबर 43। नेक्स्ट है आपका to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, कि जो वर्कर्स हैं उनको मौका दिया जाए इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में उनको हिस्सा बनाया जाए। कि वर्कर्स केवल काम करने के लिए नहीं है,
वर्कर्स को मैनेजमेंट भी करने का मौका दिया जाए। ये आपका है अंडर आर्टिकल नंबर 43A। इसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और ये आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर लास्ट डीपीएसपी है आपकी, क्या है, to raise the level of nutrition and the standard of living of people to improve public health। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना और उनके न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना, ठीक है, ताकि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ये भी आपकी एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल नंबर 47। तो ये थे आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। आपने ना सारे प्रिंसिपल्स में एक चीज़ नोट की होगी कि टोटल 8 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 8 डीपीएसपी हैं। इनमें सामने आपने ये देखा होगा कि सब में ना कहीं इक्वलिटी प्रमोट की जा रही है, इक्वलिटी या फिर सोशलिज्म प्रमोट किया जा रहा है। जैसे इसमें भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, पब्लिक हेल्थ बढ़ाओ। आपकी क्या है, एक सोशलिज्म की फीलिंग्स इन सारी डीपीएसपी में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको एग्जैक्ट ये याद ना रहे तो भी आप आइडिया लगाओ कि सोशलिज्म की फीलिंग्स इन सारी में आपकी हो रही है, तो ये आपकी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप है जो कि बेस्ड है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। मतलब जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी, जो उन गांधी जी के सपनों का भारत आपने सुना होगा, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे जो आपकी डीपीएसपी हैं उनको हमने रखा है गांधीयन प्रिंसिपल्स में, ठीक है, जिसके अंदर हमारी टोटल 6 डीपीएसपी आती हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब गांवों में पंचायत ऑर्गेनाइज कराना और उनको इनफ पावर्स देना ताकि वो अपने गांव की जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो एफिशिएंटली और चला सके। ये आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंदर गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल नंबर 40 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ठीक है। ये भी किसकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, एक डीपीएसपी है, आती है अंडर आर्टिकल नंबर 43। नेक्स्ट नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी सरकार की टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशंस, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए वॉलेंट्री बॉडीज या ऑटोनोमस बॉडीज या फिर डेमोक्रेटिक बॉडीज, ठीक है, वो बनाना, ठीक है, उनको प्रमोट करना, ठीक है, ताकि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अच्छे से फंक्शन कर सकें। ये भी आपकी सरकार की ड्यूटी है। आर्टिकल नंबर अंडर 43 भी इसको ऐड किया गया था बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ओके। नेक्स्ट आपका गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब जो भी आपके SC और ST लोग हैं, ठीक है, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको इक्वल एजुकेशन देना, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनके लिए जस्टिस सिक्योर करना, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उनको जस्टिस दिलाना हो, वो सारी भी आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल नंबर 46। नेक्स्ट आपका टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वेयर विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। मतलब जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं इंक्लूडिंग अल्कोहल, ड्रग्स, जो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, उनको पीने से लोगों को रोकना। बट ऐसा करेंगे तो सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आएगा। बट ये सरकार की ड्यूटी है, अब सरकार नहीं कर रही है, मत करो। काफ़ी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बैन कर देती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये ड्यूटी है आपकी सरकार की अंडर आर्टिकल नंबर 47। और नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस काल्स एंड मिल्च एंड ड्रोट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। मतलब जो
काउ स्लॉटरिंग और जो उनके बच्चे होते हैं काउस, उनकी स्लॉटरिंग वगैरह को रोकना, ये भी आपकी क्या है, ड्यूटी है आपकी गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल नंबर 48। तो ये आपके 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेस्ड हैं आपकी गांधीयन आइडियोलॉजी पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच गया लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो कि आपकी लिबरल आइडियोलॉजीज को प्रमोट करते हैं। तो इसमें टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आपकी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को, ये आपकी जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला डीपीएसपी है आपका, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जाए पूरी कंट्री में। यूनिफॉर्म सिविल का कोड का मतलब है कि देश में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी रिलीजन्स के लोग रहते हैं, सबके लिए सेम लॉ हो। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारी कंट्रीज़ में हिंदूज़ के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, हर कम्युनिटी के लिए सेम लॉ होता है, सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आना होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर लिबरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि आर्टिकल नंबर 44 में आता है। नेक्स्ट आपका, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब जो आपके छोटे बच्चे हैं 6 साल से नीचे के, उनको अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, थर्ड है आपका, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। जो आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो खेती बाड़ी लोग करते हैं, और जो लोग आपके पशु पालते हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उसको मॉडर्न किया जाए और उसको साइंटिफिक लाइंस पे दोबारा से ऑर्गेनाइज किया जाए आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके हिसाब से। तो ये भी आपकी एक ड्यूटी है गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल 48, जिसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी गवर्नमेंट की, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ्स। मतलब अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड लाइफ को क्या करना, सिक्योर करना, ये भी ड्यूटी है गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल नंबर 48A। नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी गवर्नमेंट की, टू प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। मतलब जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल नंबर 49। नेक्स्ट डीपीएसपी है आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब जुडिशरी मतलब जो आपके कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको अलग रखना एग्जीक्यूटिव से, मतलब आपकी सरकार से। मतलब सरकार और कोर्ट्स के बीच में दूरियां बनाए रखना। अब अगर सरकार और कोर्ट के बीच में दूरियां नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा भाई। कि अगर सरकार, कोर्ट्स जो है सरकार के फेवर में डिसीजंस देने लगेंगे तो सरकार तो अपनी मनमानी करने लगेगी ना। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक डिस्टेंस बनाए रखना, ये भी आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल नंबर 50। और नेक्स्ट और लास्ट आपकी डीपीएसपी है, to promote the international peace, security, maintain just and honorable relations between nations, to foster respect of international law, treaty obligations, and to encourage settlement of international disputes by arbitration। मतलब लास्ट आपका डीपीएसपी ये है कि सरकार की ड्यूटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना, दूसरी कंट्रीज के साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बनाए रखना, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को ओबे करना, और कोई भी अगर बाउंड्री या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्बिट्रेशन से अपना क्या करना, सेटल करना।
ये भी आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल नंबर 51। तो ये है आपके कुछ वो प्रिंसिपल्स जो सरकार को ध्यान में रखने होते हैं कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने से पहले। इसका मतलब देखो यूज़ कैसे होता है। यूज़ ये होता है कि जैसे देखो, अब देखो ये डीपीएसपी आपकी टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, सरकार की ड्यूटी है कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसको वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते टाइम कैसे ध्यान में रखेगी, ऐसे ध्यान में रखेगी कि वो कोई भी ऐसी पॉलिसी ना लेके आए जिससे कॉटेज इंडस्ट्रीज को कोई नुकसान हो। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, जैसे ये है आपका लास्ट आपका ये था कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखना एक क्या है, गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इसको वो फॉलो कैसे करेगी, इसको फॉलो ऐसे करेगी वो कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को खतरा हो, ऐसे वो इनको फॉलो करेगी। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स आपके केवल रिकमेंडेशंस होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं आपके गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये है आपकी फंडामेंट सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, अब देखो डीपीएसपी हमने पढ़ लिया, दूसरा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्क क्या है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में। डीपीएसपी हमने पढ़ा था आपकी ड्यूटी होती है किसकी, ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट की ड्यूटी होती है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ड्यूटी होती है किसकी, देश के लोगों की। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ये भी बाइंडिंग नहीं होती है, ये भी बाइंडिंग नहीं होती है, दोनों की दोनों क्या होती हैं, बस रिकमेंडेशंस होती हैं। ठीक है, नॉन बाइंडिंग होती हैं। अगर कोई आपका कोई ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपने सबसे पहले तो डीपीएसपी जो थी हमने पढ़ी थी, डीपीएसपी हमने देखा था कि कुछ डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली क्या थी, प्रेजेंट थी, कुछ को बाद में ऐड किया गया था। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी का कोई भी कंसेप्ट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ थे कुछ बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, और बाद में कब ऐड किया गया, तो हम एक दिन जैसे हमने देखा डीपीएसपी, तो डीपीएसपी को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमने आयरलैंड से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो बाद में फिर सरकार एक दिन ऐसे ही बंदे थे बैठे थे, तो सरकार ने उठाया यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें देखा कि यूएसएसआर वालों ने फंडामेंटल ड्यूटीज लगा रखी हैं। ठीक है, क्यों ना हम भी लगाएं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने इंस्पायर कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, वो हमने यूएसएसआर से ली थी। आज के टाइम में तो अब ये डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन उस टाइम पे यूएसएसआर था। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की इंस्पिरेशन कह लो या फिर ये कह लो कि कहाँ से हमने बोरो की है, तो हमने यूएसएसआर से बोरो की है। ठीक है, और इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। ठीक है, सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। और बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इससे हमें लास्ट में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ओके, नेक्स्ट सॉवरन सिंह कमेटी। अब देखो, हमारी ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज देखी और उनको हमारे में चिपका दिया, नहीं। गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी। ठीक है, उस कमेटी का नाम था कि भाई देखो उनको पढ़ो और बताओ कि इंडिया में क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक आदमी थे जिनका नाम था सरदार सौरन सिंह। इनकी चेयरमैनशिप के अंदर एक 1976 में कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार सौरन सिंह की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी अपॉइंट की। उसका नाम पड़ गया सौरन सिंह कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी
और इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ऐड किया गया था, तो वो थी आपकी सौरन सिंह कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट एक नया चैप्टर ऐड किया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। ठीक है, फिर इसी के बाद गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया था विद सम मॉडिफिकेशंस। इनकी रिकमेंडेशंस में कुछ चेंज करके, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया था। और फिर बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया, आर्टिकल जो था पार्ट नंबर 4A, जिसमें केवल एक आर्टिकल था, आर्टिकल 51A, जिसमें डाला गया हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और उस टाइम पे केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि जो सवरन सिंह कमेटी थी, तो इस कमेटी ने ना शुरुआत में टोटल 12 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो रिकमेंड की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा इसकी ना कुछ और रिकमेंडेशंस थी। क्या इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ना जस्टिसिएबल बनाया जाए। ठीक है, जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर कोई लोग उनको फॉलो ना करे, ठीक है, तो उनको कोर्ट में आप उसको उनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा रिकमेंडेशन ये थी कि पार्लियामेंट को पावर दी जाए पनिश करने की। मतलब जो लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो ना करें, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है उनको पनिश करने के लिए। ठीक है, और एक तीसरी एक और चीज जो इन्होंने बोली थी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाए, वो थी आपकी ड्यूटी टू पे टैक्स। कि जो लोग टैक्स देते हैं ना, इसको भी फंडामेंटल ड्यूटी बनाई जाए, और फिर क्या बना दिया जाए, इसको बाइंडिंग बना दिया जाए। ठीक है, और अगर लोग फॉलो ना करें तो पार्लियामेंट के पास पावर दी जाए उनको पनिश करने की। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारे रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया था और केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडक्ट की थी। तो कौन सी हैं वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 51 के अंदर हर सिटीजन की ये ड्यूटी है क्या, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट एंड आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके आइडियल्स की रिस्पेक्ट करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, ठीक है, जितने भी जुडिशरी है हमारी, उन सब की जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको रेस्पेक्ट किया जाए, इनकी नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट की जाए और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करे। ये हर सिटीजन की क्या है, ड्यूटी है। सेकेंड ड्यूटी है आपकी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल एंड फॉर फ्रीडम। मतलब जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसके नोबल आइडियाज से इंस्पिरेशन ली जाए और उनको चेरिश किया जाए। ठीक है, ये ड्यूटी है हर सिटीजन की। थर्ड ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। कि कंट्री की सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहेल्ड और प्रोटेक्ट करे, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है। फोर्थ ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना एंड रेंडिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और जब भी देश को तुम्हारी ज़रूरत हो तो अपनी सर्विस कंट्री को दी जाए, जब भी तुमको करने को कहा जाए। ये भी हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट आपका टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हार्मनी मतलब शांति, और क्या है आपके भाईचारे की भावना बनाई जाए अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सभी लोगों के बीच में। ठीक है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज। जो भी आपकी रीजनल, लिंग्विस्टिक्स और सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं, उनको बनाए रखते हुए सबके बीच में ब्रदरहुड की भावना बनाई जाए। ठीक है, एंड रिनॉन्स प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। और वो सारी प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी को कम करती हैं, उन प्रैक्टिसेस को छोड़ा जाए। ये भी आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर।
कि कंट्री का जो कल्चर है, उसकी जो हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, संभाल के रखा जाए। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ ये सब आते हैं, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे इसमें कुछ भी हो, सबके लिए एक मतलब एक काइंडनेस बना के रखी जाए। और नेक्स्ट आपकी 10th फंडामेंटल ड्यूटी है एक सेकेंड, 10th नहीं है अभी तो, ये एच, ठीक है, 7th है ना। 7th फंडामेंटल ड्यूटी है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब है कि साइंटिफिक टेम्पर तुम डेवलप करो। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है, मतलब तुम अवेयर रहो, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सब कुछ तुमको मतलब हर चीज़ से एक सोशल अवेयरनेस बनाए रखो। ठीक है, क्या हो रहा है सबका पता हो तुम्हें, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी हो तुम्हारे पास। ठीक है, थोड़े से बुद्धिमान बनो। ये सारी क्या होती है, आपकी साइंटिफिक टेम्पर के अंदर आती है। ह्यूमनिज्म की फीलिंग्स डेवलप करो। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब अगर कुछ हो रहा है तो इंक्वायर करो, क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, एंड रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहो। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट आपकी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना और वायलेंस से दूर रहना, ये भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, और फिर लास्ट आपकी सेकंड लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंसिस्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, बेशक से वो इंडिविजुअली कर रहे हो या किसी ग्रुप में आप कलेक्टिवली कर रहे हो, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप हो, आप एक्सीलेंस की तरफ जाओ। ठीक है, एक्सीलेंस अचीव करो, जो भी आप कर रहे हो अपना उसमें बेस्ट दो। ठीक है, ताकि आपकी कंट्री भी आपके साथ साथ प्रोग्रेस करती रहे। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको बाद में बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ऐड किया गया था। ये क्या है, इसमें है आपका, ये ड्यूटी है हर सिटीजन की टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब जो भी बच्चा है आपका, अगर 6 से 14 साल के बीच में अगर आपका चाइल्ड है, तो उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके पेरेंट्स की। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, पहली 10 ऐड की गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और लास्ट में ये 11th ऐड की गई थी बाय 86 ऑफ 2002। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया अपना डीपीएसपी और एफडी। तो दोनों की दोनों डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दोनों की दोनों नॉन जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई फॉलो करे तो करे, ना करे तो ना करे। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, तुम बुद्धिमान बनो। अब कोई बुद्धिमान नहीं बन रहा है भाई, तो क्या तुम उस पे केस थोड़ी ना कर दोगे? नहीं बने तो मत बने। तो ये सारी की सारी नॉन जस्टिसेबल एंड क्या है, आपकी नॉन बाइंडिंग है नेचर में। ठीक है, और डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये कि डीपीएसपी जो है ना, वो ड्यूटी है आपकी किसकी? आपकी स्टेट की, मतलब सरकार की। फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये क्या है? ये ड्यूटी है आपकी इंडिविजुअल्स की या फिर लोगों की, पीपल ऑफ इंडिया। ये डिफरेंस है, और ये चीज़ दोनों में कॉमन है। इसी के साथ हमारे 2 चैप्टर्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी एंड हमारा डीपीएसपी। तो इसको देखो वीडियो को, फास्ट लगे तो स्लो करके देख लेना, स्लो लगे तो फास्ट करके देख लेना। ठीक है, और इसका नोट्स बनाओ एंड रिवीजन करते रहो। तो कितने चैप्टर्स हो गए हमारे टोटल? 1 2 3 4 5
छठा हो गया हमारा डीपीएसपी, और सातवां चैप्टर हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं 4 लेक्चर्स में। तो ये देखो, नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं, ये जैसे यार टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो ये चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही।